ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करें हम। हेलो। ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली आज जो है ना, हमने अपना पहला प्रैक्टिकली लेक्चर करना है कि जिसमें हमने डिफरेंट एक तो इंस्टॉलेशन करनी है लाइनक्स की, और उसके अलावा उसमें जितने भी ऑप्शंस यूज़ होते हैं ना, उनको हमने डिटेल में देखना है कि वो ऑप्शंस उनका मीन क्या होता है, और उसके अलावा पार्टीशंस कैसे बनती हैं लाइनक्स के अंदर। और काली लाइनक्स से क्यों, काली लाइनक्स बेसिकली किस चीज़ पे बेस करती है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हैकिंग होती है वो मोस्टली होती है लाइनक्स पे या कमांड लाइन टूल्स पे। वो इसलिए कि कमांड लाइन टूल्स में आपके पास मशीन का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन जो आपके पास GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो लाइनक्स जो बेसिकली बेस करती है ना, किसी का हैंड फ्री ऑन है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइनक्स है ना, इससे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसको यूनिक्स कहा जाता था। अब यूनिक्स क्या चीज़ था, आजकल अगर यूनिक्स को देखा जाए ना, तो जितने भी वेब सर्वर्स होते हैं वो मोस्टली यूनिक्स पे चलते हैं। वेब सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं बड़े बड़े जिन पे आपकी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, उनको वेब सर्वर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैब में बनाया गया था 1964 में, कि 1960 आई थिंक 1968 या 9, इस तरह 60s में बनाया गया था बेल लैब्स के अंदर। और बनाया किसने था, सी लैंग्वेज के क्रिएटर ने। उसका नाम, साइंटिस्ट का नाम था डेनिस रिची। राहिल, मैंने माइक बिल्कुल क्लोज किया हुआ है, मैंने माइक बहुत क्लोज किया हुआ है। राहिल, आप अपने हेडफोन की आवाज़ देखें, वो उसको इंक्रीज़ कर लें। अच्छा, तो ये जो यूनिक्स बनाया था ना, ये डेनिस रिची ने बनाया था। सी लैंग्वेज बनाई गई थी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। फिर इसी तरह लाइनक्स बना था, ये GNU इसको कहते हैं, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU नॉट यूनिक्स इसका एब्रिविएशन होता है, कि ये जो बेस करता है ना, ये बेसिकली यूनिक्स पे बेस नहीं करता, ये लाइनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सेम ही है, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह लाइनक्स है, इसी तरह मैक ओएस है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो मेन पार्ट होता है वो कर्नल होता है। अब कर्नल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, एक यूज़र के लिए और एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है उसको। उसका एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेडिंग कैसे होगी, प्रोसेसेस कैसे बनेंगे, क्यू कैसे बनेंगे, जॉब्स कैसे होंगी, जॉब रेडी कैसे होगा, जॉब वेटिंग पे कैसे जाएगी। जॉब मीन कि आपका जो काम, मतलब कॉपी कैसे होगा, पेस्ट कैसे होगा, और रैम से डाटा कैसे उठाना, ये तमाम चीज़ें कर्नल देखते हैं। लेकिन फिर कर्नल का एक और भी काम होता है कि उसने, यूज़र ने माउस पे क्लिक किया वो भी उसने देखना होता है, स्क्रीन पे कहाँ क्लिक कर रहा है ये भी उसने देखना होता है, क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, क्या क्या चीज़ रन करनी है, ये तमाम चीज़ें कर्नल देखते हैं, इसको कर्नल कहते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हम यूनिक्स लाइनक्स में कर्नल यूज़ करें, आई थिंक वो 4.0 है। ठीक है, ये हम वर्जन देखेंगे इसमें कि कर्नल का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है,
अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ओपन सिस्टम है, ओपन सोर्स है ये, मतलब कि कोई भी इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकता है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म के फ्लेवर बनाए, उबुंटू बनाया, फेडोरा बनाया, सेंटोस बनाया, डेबियन बनाया। तो हैकर्स ने क्या किया कि इसका लाइनक्स का एक फ्लेवर यानी लाइनक्स का एक वर्जन सेलेक्ट किया जिसको इन्होंने नाम दिया, जिसका नाम था डेबियन। फिर डेबियन के अंदर इन्होंने टूल्स इंस्टॉल कर दिए, जिसको फिर इन्होंने डेबियन और उन टूल्स को मिला के एक नाम दे दिया काली लाइनक्स। काली लाइनक्स से पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, लाइनक्स के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन उसको बैक ट्रैक कहते थे। बैक ट्रैक आया, फिर बैक ट्रैक 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, उसके बाद कोई नहीं आया। बैक ट्रैक 5 के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा बैक ट्रैक 5 के बाद काली लाइनक्स इन्होंने लॉन्च कर दी। 1 आया, अब 2.0। हमने जो काम करना है वो 2.0 में करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपके पास स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हुई है? देखिए अब आपके पास शेयर हुई है। वैसे मैंने यहाँ से ठीक है, अब आपके पास स्क्रीन आ रही होगी। देखें इसके आपके सामने काली की वेबसाइट खुली हुई है, kali.org। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास kali.org, org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके साथ पूरा URL होता है, ये URL होता है www। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, HTTPS क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिक्योर, ठीक है। HTTPS का मतलब क्या होता है, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये किस पे काम करता है, इसको SSL कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लॉगिन। और इसको SSH और चीज़ होती है, सॉरी, और SSL और चीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपके सामने ये ग्रीन सा जो लॉक नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इस साइट पे आप जितना भी डेटा सेंड करेंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। इनक्रिप्टेड का मतलब है आपने हेलो लिखा तो वो ABC 1 2 3 GHZ इस तरह करके लिखा भेजा जाएगा सर्वर के पास, और जब वहाँ से डेटा आएगा तब भी इनक्रिप्टेड होगा। फिर ये यहाँ पे डिक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे। अच्छा, जब हम अब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ये देखिए डाउनलोड काली लाइनक्स, जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, कि आप कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल कर लें, या इसको किसी 3.0 USB के अंदर इंस्टॉल कर लें, या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव्स होती है आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने की हुई है। और आप इसको स्टार्ट में आपने यूज़ करना है तो आप वर्चुअल मशीन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्जन इसके आए हुए हैं 2016.1 2 GB। अब हमने कौन सा यूज़ करना है, 2.0 यूज़ करना है। अगर आप टोरेंट से डाउनलोड करें ना, ये देखें इसको टोरेंट भी आए हुए हैं, तो ये इसका वर्जन 2016.1 है। आपने इसका कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, काली लाइनक्स 2.0, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप गूगल से डाउनलोड कर लें, इसी की साइट में ओल्ड वर्जन भी होंगे, ठीक है। आपने गूगल करना है कि काली लाइनक्स 2.0। अब इसमें देखें 64 बिट लिखा हुआ है और 32 बिट लिखा है। आपने कौन सा करना, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 और 64 बिट में फ़र्क क्या होता है,
इसमें ये फ़र्क होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना, उसमें फिज़िकली पार्ट्स होते हैं, छोटे-छोटे ब्लैक कलर के, वो रजिस्टर्स उनको कहा जाता है। उनका नाम होता है AX, BX, CS, CX, DX। कोई फ्लैग रजिस्टर होता है, कोई स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। मतलब आप समझ लें कि छोटी-छोटी चिप्स होती हैं, 64 या 32। उन्होंने एक टाइम में 32 बिट को एवल्यूट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, या 64 बिट को करना होता है। ठीक है, आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 बिट के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, ना विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉरी, जो विंडोज़ होती है ना, ये आपके प्रोसेसर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी होते हैं कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का। आप 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 बिट के सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे 32 बिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक फ़ाइल बनाई है ऑफिस 2003 में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि ऑफिस 2007 में खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है ऑफिस 2007 में, तो आप उसको ऑफिस 2003 में नहीं खोल सकते। ठीक है, लेकिन 2003 की फ़ाइल जो है वो आप 2007 में खोल सकते हैं। क्योंकि जब 2003 में ऑफिस बना था तो उनको पता भी नहीं था कि 2007 में हम कोई फॉर्मेट चेंज करेंगे, उसका XLS कर देंगे या DOCX कर देंगे, यानी और इसमें हम इनमें इन्हेंसमेंट वगैरह करेंगे, तो ये फ़र्क भी होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने वर्चुअलाइजेशन, कल हमने कहा था कि हम वर्चुअलाइजेशन पे बात करेंगे, तो आपने किया वर्चुअलाइजेशन को स्टडी? तो वर्चुअलाइजेशन क्या कुछ आप लोगों को समझ आया है? राही, आपके कोई कंसेप्ट हैं वर्चुअलाइजेशन के, या मैं समझा दूं? ठीक है, राहिल से पूछते हैं अगर इनको कोई कन्फ्यूजन हो तो। राहिल से मैं ज़रा पूछ रहा हूँ कि अगर इनको कोई कन्फ्यूजन हो। अच्छा राहिल, ये वर्चुअलाइजेशन ये होता है। हाँ, तो आपके सामने राहिल स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे लैपटॉप की? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली राहिल, वर्चुअलाइजेशन ये होती है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि जहाँ पे आप रियल जैसा काम कर सकें। मतलब कि जैसे एक पायलट होता है ना, किसी को पायलट बनाना होता है तो उसको डायरेक्ट जहाज़ में नहीं बिठा दिया जाता। उसको क्या कराया जाता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में लेके आया जाता है, ऐसी 3D गेम्स खिलाई जाती हैं पहले, कि वो भी अपने आप को ये महसूस करता है कि वो जहाज़ में बैठा हुआ है। उसके अलावा अगर एस्ट्रोनॉट्स, ये जो खलाबाज होते हैं, इनको अगर चाँद पे भेजा जाता है ना, तो पहले इनको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे बिल्कुल चाँद जैसा माहौल होता है, ग्रेविटी ख़त्म कर दी जाती है, इनको लगते हैं कि वो खला में है, ताकि वो उससे मानूस हो जाएं। अब फिर ये किया जाता है कि वर्चुअलाइजेशन आपको ये पावर देती है कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, कॉस्टली सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर कॉस्टली हो सकता है कि आप उसको परचेस नहीं कर सकते, तो आप उनको वर्चुअलाइजेशन में यूज़ कर लें। आपको लाइनक्स अलग कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दें, एक नया कंप्यूटर आपके स्क्रीन पे पड़ा होगा। आप नया कंप्यूटर नहीं ख़रीद सकते लाइनक्स के लिए, तो क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जो कंप्यूटर का काम करेगा, जो आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करेगा, रैम को यूज़ करेगा, CPU को यूज़ करेगा। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो इसी के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि VMware वर्क स्टेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और VBox भी।
तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि हम जो हैं VMware वर्कस्टेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड कर लेना है। देखिए आपको वर्जन है VMware वर्कस्टेशन फुल 12.01, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि VMware आपने ये लिखना और यहाँ से कोई भी टोरेंट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 12.0 प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल वर्जन। ठीक है, जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपके पास ये आ जाएगा, जैसे मेरे पास डाउनलोड होके ये आया हुआ है। उसके अलावा आपने क्या डाउनलोड करना है, काली लाइनक्स 2.0 टोरेंट। तो आपने टोरेंट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये AMD64। आपको एक और चीज़ बना देता हूँ कि हमारे पास प्रोसेसर होते हैं, एक AMD प्रोसेसर होता है, एक इंटेल प्रोसेसर होता है। लेकिन ये AMD वो वाला AMD नहीं है कि एक प्रोसेसर हमारे पास होता है वो AMD टाइप का होता है। लेकिन ये AMD जो है ये रिप्रेजेंट करता है 64 बिट को। इसका मतलब है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। ये ना समझ लेना कि ये इंटेल के प्रोसेसर्स पे नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद i386, इसका मतलब होता है कि ये क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 86 क्या चीज़ है, प्रोसेसर की टाइप होती है। इंटेल का एक प्रोसेसर उन्होंने बनाया था, इंटेल 8086। ये 1986 में बनाया गया था, जो मोस्ट पावरफुल उस वक्त का। और अब तक के जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, सॉरी प्रोसेसर बन रहे हैं, उनकी जो आर्किटेक्चर है ना वो 8086 पे बेस कर रही है। ठीक है, तो i386 का मतलब है 32 बिट, AMD64 का मतलब है 64 बिट। तो हमने ये करना है। ठीक है, आपने जब ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करना है। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, हम इंस्टॉल इसको ये करना है कि पहले हम देखते हैं कि हम VMware वर्कस्टेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओपन करेंगे और इसका जो भी इंस्टॉलेशन पीरियड होगा, प्रोसेस होगा, उसको हमने कंप्लीट करना है। इस वक्त मेरे पर रिकॉर्डर भी चल रहा है और स्क्रीन्स भी शेयर हुई हैं, तो ज़रा स्लो काम करेगा ये सब कुछ। अच्छा, ये जो आपको ये लाइन नज़र आती है ना, बेसिकली ये स्टेटस को ज़ाहिर करती है कि करंटली कितनी फ़ाइल्स, ये फ़ाइल्स इस वक्त लोड कर रही है। जितनी भी फ़ाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ। ये जब कंप्लीट हो जाएगी, फ़ाइल्स भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इनका इंस्टॉलेशन वगैरह शुरू करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है, लिखा हुआ प्रिपेयरिंग। अभी ये फ़ाइल्स को, तमाम फ़ाइल्स को तैयार कर रहा है। ठीक है, ये हज़ारों फ़ाइल्स को इकट्ठा किया जाता है एक फ़ाइल के अंदर। अब ये देखें, ये नेक्स्ट, उसके बाद आइए एक्सेप्ट इसको करना होता है, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, आपको पता है इंस्टॉल टू सी प्रोग्राम फाइल x86 VMware वर्कस्टेशन। वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर x86 का मतलब कि 32 बिट को फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, VMware का फोल्डर, उसके अंदर फिर VMware वर्कस्टेशन। इन्हेंस ड्राइव, इन्हेंस कीबोर्ड ड्राइवर और रिबूट विल बी। इन्हेंस कीबोर्ड हमारे पास क्या होते हैं कि आई थिंक 114 से लेके 118 कीज़ होती हैं, मतलब जिसमें मीडिया का कीबोर्ड होता है ना, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसको कहा जाता है इन्हेंस कीबोर्ड। ठीक है, उसमें ईमेल के बटन होते हैं, माउस वॉल्यूम अप डाउन के बटन होते हैं, ये उसके लिए होता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद इसको करने देना चेक फॉर अ प्रोडक्ट अपडेट्स ऑन स्टार्टअप्स, मतलब जैसे स्टार्टअप होगा आपका, कंप्यूटर स्टार्टअप होगा ना, तो ये अपडेट को चेक करेगा। हेल्प इम्प्रूव, अगर इनकी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको सेंड की जाएंगी। नेक्स्ट कर दिया। फिर ये कह रहा है कि डेस्कटॉप पे बनाना है या स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम फोल्डर, तो हम इसको भी कह देते हैं दोनों पे बनाओ। तो नेक्स्ट और उसके बाद इंस्टॉल।
अभी जितना भी होगा ना, ये बेसिकली फाइल्स जो होती हैं ना, उनको फ़ोल्डर्स के अंदर रख रहे हैं। तो ये तकरीबन 4-5 मिनट लेगा। ये तकरीबन 4-5 मिनट अभी लेगा और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है? हम्म। हम्म। उसका फ़र्क नहीं पड़ता। उसका इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आपको ये कहा था कि वर्चुअलाइजेशन में आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपको एक वर्चुअल पीसी देते हैं। तो वो आपको ये फैसिलिटी दे देता है कि आप 64 बिट का इसको बनाने चाहते हैं नई पीसी को, या 32 बिट का बनाना चाहते हैं। तो फिर वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उसका जो आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप यहाँ पे आपका अपना 32 बिट है, यहाँ पे आप 64 करना है वर्चुअल मशीन के अंदर। तो वहाँ से टाइप 64 मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि आप इसको जो है ना 64 में कन्वर्ट कर दें। इसका कोई इशू नहीं होता। हम्म। हाँ जी, पूछें। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आपकी तरफ से। हाँ ठीक है, अब ठीक। प्रोग्रामर और हैकर में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि हैकर एक एक्सपर्ट हैकर बनने के लिए, जो हाई लेवल हैकर्स होते हैं, वो बनने के लिए आपको प्रोग्रामर होना लाजमी हो जाता है, और कई जगहों पे लाजमी नहीं होता। ठीक है। अब हैकर क्या होता है? अब वहाँ पे प्रोग्रामर होना लाजमी है जहाँ पे आप सिक्योरिटी टेस्टर बनने जा रहे हैं। आपने समझ लें कि फ्रीलांसिंग करनी है और आपने कोड को रीड करना होता है, वेबसाइट्स के कोड को रीड करना होता है। तो वहाँ पे तो जहाँ पे वेबसाइट्स को आपने हैक करना होता है, वहाँ पे आपको प्रोग्रामर होना लाजमी होता है, कि क्योंकि वहाँ पे सारी कोडिंग होती है, उसके अंदर सारी कोडिंग होती है। तो वहाँ पे फिर एक प्रोग्रामर ही समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी कार को ठीक करना होना है ना, आपके पास कार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आप कार को खुद ठीक करें, तो ज़ाहिर है आपको मैकेनिक होना भी लाजमी होगा। आपको मैकेनिक वाला काम आना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा ये होता है हमारे पास कि अगर आपने वायरलेस को हैक करना है, और कंप्यूटर्स को हैक करना है, मोबाइल्स को हैक करना है, और
एसक्यूएल इंजेक्शन के ज़रिए हैक करना है वेबसाइट्स को, या टूल्स के ज़रिए हैक करना है, या नेटवर्क्स को हैक करना है, वेब सर्वर्स को हैक करना है। फिर वहाँ पे मोस्टली लाजमी नहीं भी होता कि आपके पास टूल्स होते हैं, आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो। पर हाँ, तो एक्चुअली ये होता है कि जो प्रोग्रामर होता है ना, वो क्या करता है कि वो हैकर नहीं भी हो सकता। प्रोग्रामर ने बस प्रोग्रामिंग करनी होती है। अब जितने भी वेब डेवलपर्स होते हैं वो प्रोग्रामर ही होते हैं, लेकिन वो हैकर नहीं हो सकते। लेकिन हैकर प्रोग्रामर हो सकता है। अब प्रोग्रामर ने सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, उसको नहीं पता कि हैकर किस तरह से हैक करता है, वो बस बेचारा कर करके हो जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि एक प्रोग्रामर होता है, वो कहता है मैंने हैकर बनना है। वो हैकिंग की टेक्निक सीख सकता है, वो अपने कोड्स लिख सकता है, और फिर वो जब सिक्योरिटी को टेस्ट करता है और एक्सप्लॉइट्स बनाता है, फिर वो हैकर भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि आई थिंक ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है? तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, कनेक्ट VMware vCloud Air। अच्छा, अब हमने क्या करनी है कि न्यू VMware वर्क स्टेशन की मशीन बनाई। ये मैंने बनाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वैसे रिमूव। ठीक है, ये मैंने पहले बनाई थी Debian 8.x, जो मैंने रिमूव कर दिए कंप्यूटर से। अब हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जिनको हम देखेंगे डिटेल से। अब हमने क्या करना है कि क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, प्लस का मतलब हर कहीं ये होता है कि न्यू बना है। ओपन करनी है तो यहाँ से कर दें, ऑलरेडी अगर हुई हो, इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमारे पास आ गया टिपिकल और कस्टम। आप दोनों कर सकते हैं, टिपिकल से भी कर सकते हैं, कस्टम से भी कर सकते हैं। चलें, मैं टिपिकल में सारे ऑप्शन चेक होते हैं, इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे बन जाएगी। कस्टम ज़रा एडवांस होता है, इसको हम देखते हैं कस्टम को। नेक्स्ट, उसके बाद ये कह रहा है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। वर्क स्टेशन 12.0 ये अपना वर्जन बता रहा है, फ्यूजन का वर्जन 8.x है, और इसके बाद वर्क स्टेशन का वर्जन 12.0 है। लिमिटेशन इसमें कितनी है, 64 GB मेमोरी आप यूज़ कर सकते हैं, 16 प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं, 10 नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर सकते हैं, 8 TB टेराबाइट की हार्ड ड्राइव का साइज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलर डिस्क आपने DVD से करनी है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज करना है, या आपने आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर या बाद में करना है। तो चलो मैं इसको कह देता हूँ कि लेटर। अगर आपने वहीं से उठाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ब्राउज़ में जाके इसको उठा सकते हैं। ठीक है, उसने देखी ये पहले ही इससे उठाया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो बाद में कर लूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ताकि मैं आपको अंदर के ऑप्शन भी दिखा सकूँ। नेक्स्ट, उसके बाद ये देखें, वो कह रहा है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ करनी है, लाइनक्स करनी है। देखिए, जब मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया तो उसने विंडोज़ 7 दे दी, यहाँ पे मज़ीद वर्जन दे देगा। लेकिन अगर मैंने इसको लाइनक्स पे क्लिक किया, अच्छा ऐसा होगा कि आपके पास ने शायद इतने ज़्यादा वो ना आ रहे हो। देखिए 64 बिट के ऑप्शन ना आ रहे हो सकता है आपके पास ना आ रहे हो। अगर ना आ रहे हो तो आपके पास क्या होगा कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑफ होगी। ठीक है, आपने बायोस के अंदर जाके वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये सोलारिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवेयर, VMware ESX अदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने लाइनक्स सिलेक्ट करके यहाँ से देखना है डेबियन को। मैंने आपको कहा था कि ये डेबियन पे है। ठीक है, डेबियन 64 है, 60 मेरे पास डेबियन 8, मेरे पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डेबियन का यानी लाइनक्स का।
तो मैं 8.x वर्जन इसका यूज़ करता हूँ, सिंपल, जो 32 बिट के इक्वल है। अगर आपने 64 बिट क्यों हो तो आप कौन सा करेंगे, डेबियन 8.x64 बिट, आपने ये ज़्यादा कर लेना, ठीक है, ये करना है आपने। मेरे पास ये डाउनलोड पड़ा। अब मैं इसको नेक्स्ट कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहे कि वर्चुअल बॉक्स का वर्चुअल मशीन का नेम क्या होगा, तो नेम मैं यही कर लेता हूँ, डेबियन 8.x। आप इसको ये भी कर सकते, चलो ये कर देते हैं, काली लाइनिक्स। और वो फिर कह रहे कि लोकेशन कहाँ पे स्टोर होगा, सी यूज़र वसीम डॉट एच डब्ल्यू टैग डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन काली लाइनिक्स यहाँ पे होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स, वहाँ पे उसने आई थिंक कहा था 12 यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास हम 2 कोर यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ कोर्स ऑफ प्रोसेसर ये भी हमने 2 यूज़ करने, टोटल हमारे पास 4 हो गए। कोर आपने सुना होगा, कोर टू ड्यू होता है, कोर क्वाड होता है, ये प्रोसेसर के हिस्सों को कहते हैं, कोर हिस्से को कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने कितनी GB यूज़ करनी है, तो मेरे पास लैपटॉप में ठीक 4 GB है, तो मैं इसको कहता हूँ 2045। 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB के, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि 2048, मतलब 2 GB रैम इस्तेमाल करो टोटल 4 में से। फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद ये हमारे पास समझने की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अब इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। यूज़ ब्रिज नेटवर्किंग। ब्रिज नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है, ब्रिज का मतलब एक पुल को ब्रिज कहते हैं, ठीक है। पुल का अगर मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब है कि मेरे पीसी का मेरे जो लैपटॉप का लैन कार्ड है उसको यूज़ करो, ठीक है, कि मेरे लैपटॉप का जो लैन कार्ड है उसको यूज़ करो। यूज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। नेट का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ मेरे पीसी का यूज़ नहीं करना, मैं अलग से इसके अंदर कार्ड लगाऊंगा, वो आपने यूज़ करना है। इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और यूज़ होस्ट ओनली नेटवर्किंग, कनेक्ट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क ऑन द होस्ट कंप्यूटर। वो कह रहा है फिर आपने कोई वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेना, उससे आपने करना है कनेक्ट। लेकिन हम मोस्टली ये 2 यूज़ करते हैं, डू नॉट यूज़ अ कनेक्शन, ये भी आप कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों करते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल कार्ड है तो बेहतर है कि नेट यूज़ करें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने यूज़ ब्रिज नेटवर्किंग करना है। कार्ड आप मोस्टली आपको चाहिए होगा एक कार्ड आगे जाके, अगर आपके लैपटॉप में लगा है और आपने कोई USB 3.0 ले ली, या अगर आपने कोई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ले ली, तो फिर आपने ये वाले ऑप्शंस तो यूज़ ही नहीं करने ना, फिर आपने इनको छोड़ देना, क्योंकि आपने स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं इसको फ़िलहाल कह रहा हूँ कि चलें ब्रिज यूज़ कर लें, फ़िलहाल के लिए ब्रिज कर लें, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, नेट पे कर लेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है कि SCI कंट्रोलर, बस लॉजिक, मैक्सिमम डिस्क कैपेसिटी 2 टेराबाइट। अभी हमें हार्ड ड्राइव को कह रहा है कि कौन से टाइप की करनी है, तो हमने क्या करना है, LSI लॉजिक रिकमेंडेड जो है इनकी है, हमने ये टाइप करनी है। फिर SCI SCSI करनी है, या SATA करनी है, या IDE करनी है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क की टाइप होती हैं, ठीक है। IDE होती है, मतलब वो तारें होती हैं, पिन्स होती हैं, सॉरी 4 पिन्स होती हैं। SATA वो जिसमें आप केबल, आपके पास SATA केबल होती हैं, वो आप वो वाली हार्ड ड्राइव यूज़ करनी है। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स में SCSI यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट कर देते हैं। फिर वो कहता है कि आपने हार्ड डिस्क कौन सी बनानी है, क्रिएटिव वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनानी है, और एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद है आपकी वर्चुअल हार्ड ड्राइव, यूज़ फिज़िकल डिस्क, या आपने फिज़िकल डिस्क यूज़ करनी है। तो हमने क्या करना है, सिंपल क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, कि हाँ आप वर्चुअल डिस्क बना दो, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम साइज़ आपने कितना करना है, मैक्सिमम साइज़ आपने कम से कम 20 GB रखना है, ठीक है। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं 10 GB रख रहा हूँ। और उसके बाद कह रहे हैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, ये या वो कह रहा है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, या मल्टीपल यूज़ करो या सिंगल में, जो मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है।
और उसके बाद में अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस ना, वो कह रहा है तमाम की तमाम जितनी भी रहती है ना वो आप अलोकेट कर दें। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, जो भी डिफ़ॉल्ट है बस उसी को रहने दें, स्प्लिट कर दें उसको किस में, डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स में, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो आपकी बनेगी ना वी एम डी के, ये कहाँ पे पड़ी होगी, सेम उसी सी यूज़र्स के अंदर, ये यूज़र्स के अंदर पड़ी होगी, ठीक है, जो स्टार्ट में उसने हमें पाथ दिखाया था। इसको नेक्स्ट कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ISO फाइल डाउनलोड करेंगे ना, आपने जो लाइनक्स की फ़ाइल डाउनलोड करनी है वो ISO होती है, ठीक है। मैं आपको कल बताऊंगी ISO क्या है। ISO बेसिकली एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जो वर्चुअल मशीन्स में जो फ़ाइल हम लोड करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसी पे क्लिक करेंगे, काली लिनक्स पे राइट क्लिक किया, सेटिंग में चले गए। जब सेटिंग में चले जाएंगे तो हमने क्या करना है, ये देखिए मेमोरी 2 GB, प्रोसेसर 4, हार्ड डिस्क 10 GB, ये तमाम चीज़ें आपकी वो जो सेटिंग आपने की थी, ठीक है। ये हार्डवेयर बता रहा है कि ये आपके पास हार्डवेयर है, हमने हार्ड डिस्क की ये की है। उसके बाद अब हमने यहाँ से वो फाइल उठानी है, ठीक है, ये CD रोम है, इसका DVD रोम। मैंने कहा यूज़ ISO इमेज फाइल, इस पर क्लिक करके ब्राउज़ करूँगा। अब मैंने किस में चला जाना है, एन के अंदर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ आई थिंक MN, और इसके अंदर प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ये काली नेक्स्ट 2.0 IA386, इस पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। समझें कि CD रोम के अंदर CD डल गई, ओके कर दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास जो होता है ना, मेरे ख्याल में आज इंस्टॉलेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आई थिंक 1 घंटा इंस्टॉलेशन पे फिर लग जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि इसी लेक्चर के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वो आप पूछ लें। अब कल जो हम करेंगे ना, कल इंस्टॉलेशन में देखेंगे, इसमें मैंने तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि ये पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करना है, तो ये हमारे पास शुरू हो जाएगा वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन। लेकिन इंस्टॉलेशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि वो मेरे ख्याल में 1 घंटे से ज़्यादा हमारे पास लगेगा। इंस्टॉलेशन में हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, उन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, अगर हम सेटिंग कर रहे हो तो किस हिसाब से सेटिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। एक होती है जुगाड़ की सेटिंग के, बस आपने क्लिक क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, हो तो जाता है काम लेकिन समझ नहीं आता क्या किया। लेकिन बेसिकली हमने क्या करना है कि इसको समझना है। तो कल जो है ना हम इंशाल्लाह फिर इसको डिटेल में देखेंगे कि हम इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। आज आप के जो भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, तो वो आप पूछ लें कि आप क्या क्या क्वेश्चन हैं। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज़। हाँ हाँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, थर्ड।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि रिकॉर्ड हो गया या नहीं, तो ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कि कोड टू ड्यू है, तो ठीक है, कोड टू ड्यू पे आसानी से चल जाएगा। 1 GB रैम कोड टू ड्यू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा, 1 GB ये ले लेगा, तो आराम से इंशाल्लाह आपका चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुहेब, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि राहील का जो है ना, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो बेसिक्स बेहतर है कि इनको भी पता लग जाए। ड्यूल बूट वैसे वारे में रहता है। ड्यूल बूट जो होता है वो बेहतर रह जाता है। ठीक है, तो कल हम जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे इंशाल्लाह ग्रेट डिटेल में। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, कल मिल। हाँ जी। जी। हम्म। तो उसमें ये हो कि आपके पास मिनिमम जो है ना हैकिंग के लिए मिनिमम, वो आपके पास होना चाहिए कोर i3 6 GB रैम। उसमें 6 GB की रैम लगी हो, और भी आजकल इतनी एफिशिएंट नहीं होती। 6 GB की आपके पास रैम लगी होनी चाहिए। और अगर चले जाते हो आप एडवांस में, तो फिर कोर i7 आपके पास हो और उसमें 8 GB रैम लगी हुई हो, और आपके पास अल्फ़ा कैंटीना लगा होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए एटलीस्ट 500 GB की। तो ये एक बेस्ट कम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल काम करना है और अभी बिगिनर लेवल पे है, तो फिर आपके पास कोर i3 6 GB रैम और आपके पास एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ये एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, जो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स होती हैं ना, ये आपकी अगर कोई पुराना लैपटॉप हो ख़राब पड़ा, उसमें से निकाल लें। कम से कम उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 60 GB से ऊपर होनी चाहिए। यार वैसे तो फोर्थ जनरेशन वाले अच्छे होते हैं, आजकल मोस्टली फोर्थ जनरेशन चल रही है। वैसे सेकंड जनरेशन भी चल जाता है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन है। हाँ, तम कम से कम। हाँ, 5 जो है ना, वो मेरे ख्याल में आप कराची से हो, कराची में सदर में बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, वहाँ पे काफ़ी सस्ते भी हैं। 5 है तो वो बेस्ट है। हाँ, तकरीबन 6 GB रैम हो आपके पास, हाँ इनफ है।
बेटर। अगर मैं अपने लिए लेता तो एचपी लेता। हम्म। अपने लिए लेता। मॉडल कोई मैटर इतना ख़ास नहीं करता। आई5 में आप कोई भी ले लें। नोटबुक प्रो वैसे, वो जो नोटबुक प्रो है ना, वो अच्छे हैं कुछ, बल्कि काफ़ी अच्छे हैं। वो मेरे ख्याल में आपको यहाँ से, हमारा तो सिटी छोटा है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 26-25 हज़ार का आता है। कराची में और सस्ता होगा, 22 से 20 के दरमियान होगा। लेकिन यहाँ हम हम्म। हाँ ऐसे ही हमारे सिटी में 26 का है, सेकंड जनरेशन। हाँ ऐसे ही है। हम्म। ठीक है यार, कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। ठीक है। चलें, कल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ मैंने अभी अपलोड करना है। हाँ कल वाला यहीं पर ही किया। सुहेब, आपके पास जो पुराना लेक्चर है ना, फर्स्ट वाला, वो आप यूट्यूब पे अपलोड करके ना, वो आप ग्रुप में ही शेयर कर दें काइंडली। तो आप किसी होस्टिंग साइट पे कर दें, 2 शेयर पे, 4 शेयर पे कर लें, 2 शेयर पे कर लें या 4 शेयर पे कर लें, या इसी तरह किसी फाइल अपलोडिंग होस्टिंग साइट पे कर लें। वो फिर मुझे लिंक दे दें, मैं यूट्यूब पे कर दूँगा। चलो ठीक है। ओके यार, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।